हेलो एवरीवन, मैं सुमित शर्मा। मैं आप लोग का अपने चैनल एस फॉर यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में कैलकुलस के इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसे पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इन चैप्टर से क्लास 12 के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। तो इंटीग्रेशन किसे कहते हैं हम लोग, देखिए डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब कहने का कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे भाग में स्प्लिट करना, तोड़ना। और इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़े पार्ट को तोड़ना, स्मॉल पीस में कन्वर्ट करना, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के एक बड़ा पार्ट बनाना। ओके, और तो हम इस तरह देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। तो हम इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करेंगे, क्या एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में इंटीग्रेशन का? तो इंटीग्रेशन का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। क्या रोल है? देखिए, अगर हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करें और उससे आंसर निकालें, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन भुला गया, तो आपके पास आंसर तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस आंसर से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। ओके, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम इससे किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। चाहे उस बाउंडेड रीजन का एरिया सर्कल हो, पैराबोला हो, किसी भी शेप का हो, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। हम इंटीग्रेशन की हेल्प से बाउंडेड रीजन का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। और देखिए कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रल किसे कहते हैं? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रल किसका निकाला आता है। तो इंटीग्रल किसका निकाला आता है? किसी फंक्शन का। ओके, जैसे देखिए इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, इसका मतलब हम फंक्शन का इंटीग्रल निकालने वाले हैं। तो समझते हैं पहले। इससे समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और कुछ रूल तो पता ही होना चाहिए आपको। अगर आप डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, क्या है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ओके, तो अब देखिए, तो मेरा आंसर क्या आया? cos x। तो sin x को डिफरेंशिएट करने पे आंसर आया मेरा cos x। ओके, और इस cos x को क्या कहते हैं? इस cos x को कहते हैं dc, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, या इसे हम डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन मेरा भुला गया। ओके, कि किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए थे x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा cos x आया था। मान लीजिए ये अब क्वेश्चन मेरा भुला गया, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा। जैसे देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब cos को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। इसे कैसे लिखते हैं? dx लिखते हैं। और पढ़ेंगे क्या, cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ओके, तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ओके, तो देखिए
cos x को इंटीग्रेट किए x के रिस्पेक्ट में sin x आ गया। इसका मतलब कि हम क्या किए, आंसर से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। ओके, तो अब देखिए कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। इसे हम कहेंगे इंटीग्रैंड। और इसे इंटीग्रेट करने से जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल। ओके, या इसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इंटीग्रल किसे कहते हैं। तो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से जो वैल्यू आता है उसे क्या कहते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, या इसे हम प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का नेचर इंडेफिनिट कैसे होता है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कि f(x) कोई फंक्शन है, कैपिटल f(x). इस फंक्शन को हम क्या किए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो एक फंक्शन आएगा। तो फंक्शन क्या आ गया, मान लेते हैं स्मॉल f(x) आ गया। ओके, देन इसका मतलब अब क्या करेंगे, हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए f(x) इंटू dx, और यहां से क्रॉस किए, इसके लिए क्या छिपा होगा, एक, तो एक से मल्टीप्लाई किए तो df ऑफ fx। ओके, ये कैपिटल fx। अब क्या किए, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर भी इंटीग्रेट कर दिए और इधर भी इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, जो d आगेगा d है वो d हट जाता है। ओके, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जो आएगा d है वो d हट जाता है। तो d हटेगा तो क्या बचेगा, कैपिटल fx। ओके, तो हम समझ गए कि f ऑफ x का अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल fx। ओके, तो स्मॉल fx का इंटीग्रल कैपिटल fx आया। ओके, अब देख लीजिए हम क्या करते हैं कि इस कैपिटल fx में c जोड़ देते हैं। c मतलब क्या, c मेरा कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हम इसमें c जोड़ देंगे तो इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, तो फिर भी क्या आएगा, fx ही आएगा। यहाँ क्या था, स्मॉल fx, तो यहाँ भी क्या आएगा, स्मॉल fx। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट जोड़े, कांस्टेंट यहाँ हम 3 जोड़े या कांस्टेंट के प्लेस पे 4 जोड़े, कोई भी कांस्टेंट जोड़े तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो 0 हो जाएगा। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाने से क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो क्या होगा, स्मॉल fx हो जाएगा। ओके, आप देखो क्या करेंगे अब हम कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल fx प्लस c आ जाएगा। ओके, तो हम देखें कि स्मॉल fx को डिफरेंशिएट किया x रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल fx आया। और यहाँ पर स्मॉल fx को हम x रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो क्या आया, कैपिटल fx प्लस c आया। और c क्या है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, -1/8, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो ये इंटीग्रेशन का जो नेचर है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है। कैसा नेचर है, इनडेफिनेट नेचर। मतलब कहने का मतलब कि जो fx का इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट वैल्यू होगा। ओके, वैल्यू कैसा होगा, इनडेफिनिट वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। तो अगर हमसे कोई पूछे कि किसी फंक्शन का यूनिक वैल्यू होता है इंटीग्रल का, तो किसी फंक्शन का इंटीग्रल का वैल्यू यूनिक नहीं होता, क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब अगर हम इसका इंटीग्रल निकालना चाहेंगे तो बहुत सारे इंटीग्रल निकलेंगे, एक फंक्शन के इंटीग्रल बहुत सारे निकलेंगे। देखिए यहाँ पर c के वैल्यू चेंज करते जाएंगे और इंटीग्रल चेंज होते जाएगा। ओके, इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल। और जिसे इंटीग्रेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। तो एक फंक्शन का
बहुत सारे इंटीग्रल हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि एक फंक्शन का कितना इंटीग्रल होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू होंगे उसके। ओके, मतलब कहने का कि जो वैल्यू होगा ये यूनिक वैल्यू नहीं होगा। ओके, इसका जो वैल्यू होगा वो यूनिक वैल्यू नहीं होगा। ओके, अब हम देखिए क्या करेंगे कि इस c का जो वैल्यू है इसे फिक्स कर देंगे, मतलब c का जो कांस्टेंट वैल्यू उसे स्पेशल वैल्यू दे देंगे, मतलब कोई इसका पार्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए कि यहाँ हम c का वैल्यू क्या दे देंगे, 1 दे दिए, तो c का वैल्यू तो पार्टिकुलर वैल्यू हो गया। तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ऐसे अभी इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, अगर हम इसी c का वैल्यू को क्या कर दें, मान लीजिए कि हम पुट c इज इक्वल टू 1, तो c के वैल्यू c के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तब इसे क्या कहेंगे, हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कहेंगे। PI कहते हैं इसे हम, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो इंटीग्रेशन कितने टाइप के हो जाएंगे देखिए, तो यहां हो जाएंगे ये इनडेफिनिट इंटीग्रल और यहां हो जाएंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। मान लीजिए स्मॉल fx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या है, मान लीजिए कैपिटल fx प्लस c आ गया। ओके, और उसी प्रकार अगर हम स्मॉल fx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, कैपिटल fx प्लस c। लेकिन यहां हमने क्या किया, सेकंड वाले में हमने लिमिट दे दिया a और लिमिट b। a को कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। लिमिट देने का मतलब हो गया कि हमने एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। देखिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, तो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू कहां तक, b तक, क्योंकि हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। हमने इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें तो इंटीग्रेशन निकालने से क्या होता है, किसी रीजन का, बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट होता है, तो ये एरिया आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या होगा इसका वैल्यू, हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, c लिख दिए और लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट a है तो a लिख दिए, और अपर लिमिट क्या है b, तो इसे b लिख दिए। और क्या होगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इसमें क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बिग ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले क्या रखिए, यहाँ पे आप पहले x का क्या रखिए, b मतलब अपर लिमिट और प्लस c। ओके, अब क्या माइनस लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट, f, x से क्या रखेंगे, x के यहाँ पे हम a पुट करेंगे और प्लस c। अब रखने से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आ जाएगा fv माइनस fa। क्यों, क्योंकि ये माइनस c और ये प्लस c क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ वैल्यू मेरा क्या आया, ये आया, और यहाँ वैल्यू क्या आया, ये आया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग जहां इंटीग्रेशन में अगर लिमिट नहीं रहा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं रहा, तो इसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहां अगर लिमिट रह गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वहां क्या कहेंगे इसे हम, इसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यही फर्क है, इसमें लिमिट रहेगा और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं रहेगा। ओके, डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है।
इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। ओके, तो नीचे वालों को क्या कहेंगे, ए को लोअर लिमिट और बी को क्या कहते हैं, बी को अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अलावा भी इसका एक और नाम है, हम लोअर लिमिट को क्या कहते हैं और इन्फेरियर लिमिट क्या कहते हैं, इन्फेरियर लिमिट। और अपर लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है सुपीरियर लिमिट। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल है। ओके, उस बेसिक रूल को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे यहां क्या होगा, सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक या फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिक रूल में हम क्या देखेंगे, बेसिक रूल में हम यही देखेंगे कि पहला मान लीजिए किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। ओके, के से इसमें मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, के क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देंगे। ओके, जैसे देखिए के को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देंगे। अब जो बचेगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि हम fx और gx दो फंक्शन है। ओके, और ये दोनों प्लस में भी हो सकते हैं या माइनस में भी हो सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, fx प्लस gx का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, या fx माइनस gx का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, पहले हम fx को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद gx को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और प्लस है तो प्लस दे देंगे और माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो इस तरीका से हमने दो बेसिक रूल को देख लिया है जो कि इंटीग्रेशन में बहुत यूज आएंगे। ओके, अब इसके अलावा आप एक बात और ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में जो इंटीग्रेशन के फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आएंगे आपको। उन 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बिना आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहाँ यूज होंगे उससे आप लोग प्लीज देख लें। मैं बता देता हूँ, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 12 को देख लीजिए, लेक्चर नंबर 12 को देख लीजिए, वहां आपको फॉर्मूले मिलेंगे। उन फॉर्मूलों के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को, चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके।